दोस्तों, एसएससी और बैंकिंग में पूछा जाने वाला सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है क्लोज टेस्ट। आई थिंक 80% स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता है कि क्लोज टेस्ट होता क्या है, बनाना तो छोड़ ही दीजिए। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। मात्र 10-20% लोग ही क्लोज टेस्ट को समझते हैं और सही 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन बना पाते हैं। बाकी लोग बस परेशान होते हैं। तो परेशान होने की कई वजह है, पर अगर आपको सही से पता हो कि क्लोज टेस्ट होता क्या है, उसको बनाने के लिए क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो तो बात की चीज़ है। पहले ये पता हो कि क्लोज टेस्ट होता क्या है, तो फिर हम आसानी से इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट, इसी पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं मेहराब शेख आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी इंग्लिश टेक ज्ञान में। और आज के इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको क्लोज टेस्ट के बारे में बहुत सारी बातों को मैं बताने वाला हूं। तो आधा अधूरा देखने से सारी बात समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्लोज टेस्ट क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर भी करें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस बना सकूं। तो दोस्तों, क्लोज टेस्ट क्या है? ये एक प्रॉब्लम है, इसको समझना होगा, इसके बिना बनाना नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं। जैसे आप एक फिल इन द ब्लैंक्स बनाते हो, ही ए गुड बॉय, तो फिल इन द ब्लैंक्स को बनाने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी, और इन ऑप्शन में कुछ वर्ड्स होते हैं। तो आप क्या करते हो, इसमें से कोई एक क्वेश्चन ऑप्शन वाला वर्ड भर देते हो। अब जैसे भी भर देते हो, तो यहाँ एक क्वेश्चन हुआ, एक खाली स्थान हुआ, यानी एक ब्लैंक हुआ, तो आपने इसको भर दिया। कभी कभी 2 तक भी खाली स्थान आपको मिल जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि 2 भी मिल जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ एक और दिया हो, तो वो भी आप भर लेते हैं। तो एक फिल इन द ब्लैंक्स में 1 या 2 खाली स्थान मिलते हैं। इसी का ऑपोजिट है क्लोज टेस्ट। इसमें आपको एक सेंटेंस में 4-5 तक भी खाली स्थान मिल सकते हैं। ये क्लोज टेस्ट होता है। ये एक पैराग्राफ होता है, ये एक सिंगल सेंटेंस नहीं होता, ये पूरा पैराग्राफ होता है, या एक तरह का समझिए पैसेज होता है। तो बस आप ये मान के चलिए कि क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स का बिग ब्रदर है, बड़ा भाई है, ठीक है, और कुछ नहीं। क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स के ही जैसा है, वो उसका बड़ा भाई है। रंग रूप चाल ढाल सब में वो फिल इन द ब्लैंक्स से मैच करता है। तो अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स को बनाते हैं तो क्लोज टेस्ट आपके लिए आसान है। क्लियर है? अब मेरी बात और क्लियर हो जाएगी जब हम लोग क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन का डायरेक्शन पढ़ेंगे। अक्सर आप लोग डायरेक्शन वगैरह नहीं पढ़ते हैं, बस क्वेश्चन पढ़ते हैं और बनाने में लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करें, आप क्वेश्चन का डायरेक्शन पढ़िए। डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। बल्कि ये जो क्लोज टेस्ट बनाने का प्रॉब्लम है, इसका आधा सॉल्यूशन तो डायरेक्शन में ही होता है। वो कैसे, मैं आपको अभी डायरेक्शन से सॉल्यूशन निकाल के दिखाता हूँ। आपको यकीन नहीं है तो आप वीडियो को देखते रहिए। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि एक पैसेज है जिसमें ब्लैंक्स दिया होता है, उसमें आपको सूटेबल वर्ड भरने होते हैं, और वो सूटेबल वर्ड मेंशन किया होता है हर पैसेज के नीचे में। और स्टूडेंट को चाहिए होता है कि वो खाली स्थानों को भरे अप्रोप्रिएट वर्ड के साथ, यानी सटीक शब्दों के साथ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द होल पैसेज, पूरे पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में। तो जब मैंने इसको पढ़ा, आप भी 2-3 बार पढ़िए, और जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने देखा कि इसमें से 3 बातें हैं जो मैं निकाल सकता हूँ, जिससे मेरा क्लोज टेस्ट को बनाने का टेक्निक क्रिएट हो जाता है, बन जाता है। तो सबसे पहले कि रीड द होल पैसेज, रीड द होल पैसेज। आप पूरे पैसेज को एक बार जरूर पढ़ें। आप कहेंगे पैसेज तो अधूरा होता है, तो उसको पढ़ेंगे कैसे? कोई बात नहीं, अधूरा है तो अधूरा ही सही, पर एक बार पढ़ लीजिए। पूरा पढ़ने से ये होता है कि आपको आइडिया मिल जाता है कि पैसेज किस बारे में है। तो आपको थीम की ज़रूरत है। जब तक आपको पैसेज का थीम नहीं समझ में आएगा कि किस बारे में है, तब तक आप सूटेबल वर्ड नहीं ले सकते, ठीक है। ये कैसे होगा, ये अभी हम लोग क्वेश्चन जब बनाएंगे तो देखेंगे। दूसरी चीज़ होगी वर्ड। वहाँ लिखा होता है ना सूटेबल वर्ड, तो वर्ड चुनना है। अब जब वर्ड हम देखते हैं जो हमारे क्वेश्चन में होता है, 4 ऑप्शन होते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए,
तो उसमें वर्ड्स के मीनिंग ऑलमोस्ट सेम आते हैं, तो उसमें से सुटेबल कौन होगा ये समझना होता है। तो खैर एक बार हमें वर्ड को अच्छे से देख लेना चाहिए कि हमें क्या क्या वर्ड मिले हैं। वर्ड देखने का मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि वर्ड जो मिले क्या वो ग्रामर के हैं, यानी कि कहीं ऑफ भरना है या इन भरना है या टू भरना है, ये सर आपको देखना है। या फिर क्या वो कैप के वर्ड हैं, लाइक क्रिटिसाइज लिखा हुआ है या ऐसा कोई वर्ड है, ठीक है, तो ये आपको देख लेना चाहिए। तो वर्ड देखना बेहद ज़रूरी है। अब आते हैं तीसरी चीज़ जो आपको करना है वो ये है कि जो खाली स्थान दिया होगा और उसके ऊपर नंबर दिया होता है, तो खाली स्थान के पीछे क्या वर्ड आया है और उसके आगे क्या वर्ड आया है ये आपको देखना चाहिए। ये आपको 3 चीज़ों को नोटिस करके चलना चाहिए जब भी आप क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं तो ये काम नहीं करेगा। तो मैं फिर से बता देता हूँ 3 चीज़ें। पहला, आप पूरे पैसेज को एक बार पढ़ लीजिए। दूसरा, आप वर्ड पे फोकस कर लीजिए कि क्या क्या वर्ड आपको मिला है, ये ऑप्शन ही आपका हथियार है, इसी से आपका क्लोज टेस्ट बनता है। और तीसरी चीज़, जो ब्लैंक है, जो खाली स्थान दिया हुआ है, उसके आगे और पीछे शब्द क्या क्या आए हैं वो देख लीजिए। अब ये सारी चीज़ें काम कैसे करता है, ये तो ट्रिक हो गया, ठीक है। थ्योरी जानने से गाड़ी थोड़ी चलती है, गाड़ी तो तब चलती है जब हम स्टीयरिंग पे बैठेंगे, स्टीयरिंग हाथ में लेंगे और फिर गियर में गाड़ी डालेंगे। तो आइए अब हम लोग गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, गियर में डालते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन बनाकर देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो जो 3 चीज़ें हमने अभी सीखा उसको अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो नंबर 1, रीड द पैसेज। एक्चुअली कंप्लीट पैसेज पढ़ना है। तो यहाँ पर पैसेज का पहला लाइन दिया हुआ है, अगले स्लाइड में भी चीज़ें हैं वो हम देख लेंगे। पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द मेजर काउजेज ऑफ द फेलियर ऑफ, फिर यहाँ आपका खालिस्तान है, कंट्रीज ऑन इकोनॉमिक फ्रंट इज देयर, फिर यहाँ खालिस्तान है। 2, इवॉल्व अ जुडिशियस मिक्सचर ऑफ, फिर यहाँ तीसरा खालिस्तान है। सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आपका जो पहला सेंटेंस होता है वही आपके पूरे पैसेज का थीम होता है। तो आपका पहला सेंटेंस ये है, ये हमारा पैसेज का थीम है। तो थीम को अगर हम समझ लेते हैं तो हमें इसमें से जो सुटेबल वर्ड है वो चुनना आसान हो जाता है, जिसके लिए आपको कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है। तो थीम समझने के लिए और सुटेबल वर्ड को चुनने के लिए आपको कॉमन सेंस की ज़रूरत पड़ेगी। कॉमन सेंस मतलब कि आपको आइडिया हो कि किस तरह के माहौल के लिए, सिचुएशन के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे हिंदी हो चाहे फिर इंग्लिश हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं थीम क्या कह रहा है। कह रहा है कि मेजर काउजेज यानी बड़े कारण, फेलियर ऑफ कंट्रीज यानी फेलियर नाकामी, देशों की आर्थिक स्थिति, तो देशों की आर्थिक स्थिति की नाकामी के रीजंस की या जो भी है कारणों की यहाँ पे बात होने वाली है। बस इतना ही थीम है कि जो देश होते हैं वो अक्सर फेलियर कैसे हो जाते हैं, क्या रीज़न है, आर्थिक रूप से वो कैसे नाकाम हो जाते हैं। तो यही थीम है, और तो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कुछ बात होगी। पहला ही लाइन आपका थीम हो गया। आगे कहता है जाम्बिया, जो कि इम्पोर्ट जाम्बिया विच ऑन, यहाँ पे आपका चौथा खालिस्तान है, ऑन इम्पोर्ट्स आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस 20 ईयर्स, खालिस्तान ने 5वां, हैज़ डिप्लीटेड 50% ऑफ इट्स नेशनल, फिर ये आपका खालिस्तान छठा है। और इसके बाद है लास्ट पैरा, whereas South Korea which started its Khalistan number 7 development from a war ravaged status, Khalistan number 8, the 50s by equalizing high exports, Khalistan number 9, high imports, comma is one of the Khalistan number 10 nations today। तो यहाँ पर बात हो रही है कुछ देशों के विकास की कि कैसे उन्होंने विकास किया, और कुछ देश नाकाम होते हैं तो कैसे क्यों होते हैं। तो अब हम आते हैं, हमने एक काम कर लिया, ठीक है, हमने क्या किया, हमने रीड कर लिया, हमने रीडिंग वाला काम समाप्त कर लिया। अब हम दूसरा काम करेंगे। दूसरा काम क्या है, याद है आपको? दूसरा काम बताया था कि ऑप्शन आपको क्या मिला है वो देख लीजिए। तो ऑप्शन हमने देख लिया, यहाँ पे कहीं भी प्रीपोजिशन वगैरह नहीं भरना है, कंजंक्शन का यूज़ नहीं है, नाउन प्रोनाउन का कोई लफड़ा नहीं है। मतलब कि ये पूरी तरह से वोकैब पर आधारित भरा जाने वाला क्लोज टेस्ट है, ठीक है। आगे भी अगर आप ऑप्शन पे नज़र डालेंगे तो वहाँ भी यही चीज़ मिलेगा। यूसी यहाँ पे भी वैसा ही है, चले यहाँ पर भी देखिए वैसा ही है। यहाँ पे आपको ग्रामर की ज़रूरत आ रही है,
लेटर, अगो, अर्लियर, तो ये आपका ग्रामर से बन जाएगा। ये आपका ग्रामर नहीं है, वोकैब है। तो इसमें एक ऑप्शन ग्रामर का भी आ रहा। ओके, चले अब हम एक और देख लेते हैं। इस पैरा में भी आप ऑप्शन देख लीजिए, फिनेंशियल, फिजिकल, इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल। ठीक है, तो यहाँ देखिए अप टू, ओवर, ऑन, इन, ओवर, विद एंड इनटू, ये दो ऑप्शन इधर और एक उधर हमें मिला था। तो 3 ऑप्शन ऐसे मिले 10 में से जिसमें आपको ग्रामर की सहायता की ज़रूरत होगी। बाकी जो वर्ड्स हैं वो प्योर वोकैब है। तो आपका वर्ड पावर अगर अच्छा है तो आप यहाँ पर कमाल कर सकते हो, और नहीं तो मुश्किल तो होगी। तो अब आप इसको बना लें। बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम तीसरा काम करने वाले हैं। 2 काम तो हमने कर लिया, पहला हमने थीम पढ़ लिया, दूसरा हमने पूरे वर्ड्स का जायजा ले लिया कि ग्रामर है या वोकैब है, और अब हम तीसरा काम करेंगे खाली स्थान के आसपास वाले शब्दों का। मुझे लगता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं। ये ऐसा ट्रिक है जिससे आप बिना वोकैबलरी जाने, इवन कि बिना हिंदी किए भी पैसेज को बना सकते हैं, क्लोज टेस्ट वाला पैसेज बना सकते हैं। चलिए ट्राई करके देखते हैं। यहाँ देखिए ऑफ लिखा हुआ है, तो ऑफ के बाद आपने ग्रामर में पढ़ा होगा बिफोर यानी जीरेंट का यूज़ होता है। अब आप यहाँ देख लीजिए, ये जीरेंट नहीं है, बिफोर नहीं है, ये नहीं है, यानी कि मेरा ए और सी नहीं है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे क्लोज टेस्ट हो, चाहे एंटोनिम सिनोनिम हो, एलिमिनेट करना एक बेहतर उपाय होता है। जो ऑप्शन नहीं हो सकते उसको पहले एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने एलिमिनेट कर दिया कि ये नहीं होंगे। वजह क्या है, आधार क्या है कि ऑफ के बाद हम जीरेंट का या बिफोर का यूज़ करते हैं, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। अब यहाँ पे जीरेंट के साथ या बिफोर के लिए 2 ऑप्शन है, आईएनजी के साथ, डेवलपिंग एंड एडवांसिंग। ठीक है, तो पहला चीज़ हमने ग्रामर का इस्तेमाल किया। अब हम अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2, कॉमन सेंस ये कहता है कि कंट्री जो होती है उसके पीछे हम क्या लगा सकते हैं, एडवांसिंग कंट्री। हमने एडवांसिंग कंट्री कभी नहीं सुना, एडवांस्ड कंट्री सुना है पर एडवांसिंग नहीं सुना है। तो एडवांस्ड हम लेकिन ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है और ऑफ के बाद आईएनजी लेना है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि 3 ऑप्शन नहीं जा रहे। ठीक है, तो जाएगा कौन, बी, कि वन ऑफ द मेजर काउजेज ऑफ द फेलियर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, जो विकासशील देश है उनके फेलियर का एक मेजर कारण क्या है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे हमने कैसे डेवलपिंग को आंसर किया। सबसे पहले हमने क्या किया, ऑफ को देखा, ऑफ के बाद जीरेंट चाहिए, बिफोर चाहिए, तो इस आधार पे हमने आईएनजी वाले 2 ऑप्शन को होल्ड किया, बी एंड डी को, और ए एंड सी को हमने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि इसमें आईएनजी नहीं था। उसके बाद हमने कॉमन सेंस का यूज़ किया। कॉमन सेंस इसलिए कैसे किया, खालिस्तान के आगे कंट्री था, कंट्री के पहले हमने कभी भी एडवांसिंग कंट्री नहीं सुना, डेवलप्ड सुना है या फिर एडवांस्ड कंट्री हो सकता था लेकिन एडवांसिंग नहीं, तो ये छट गया हमारा, एडवांसिंग भी नहीं हो पाया। तो आंसर इज बी। ठीक है, तो आपने ग्रामर और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके इसको बना लिया। अब हम आते हैं आगे की ओर। ऑन इकोनॉमिक फ्रंट इज डियर। चलिए फिर से हम लोग यहाँ पे ग्रामर का यूज़ करेंगे। ग्रामर का रूल यहाँ काम कर रहा है। डियर एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है और किसी भी एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। क्लियर है, नाउन आता है तो नाउन को चूज़ करें। तो नाउन कौन है, टी वाई से जो एंड होता है वो नाउन है। अगर आपको नाउन की पहचान करनी है कि कौन से नाउन है, कैसे पहचानेंगे, तो आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहचान बताई गई है। तो यहाँ पे जो है इनएबिलिटी नाउन है, एडवांटेज ये भी नाउन है, कैपेसिटी टी वाइस में भी है तो ये भी नाउन है, हैंडीकैप ये भी नाउन है। तो भाई सब नाउन हो गए। अब क्या करें, अब हम कॉमन सेंस का भी यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ वोकैब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम पहले वोकैब का इस्तेमाल करेंगे। सबका मीनिंग क्या है ये आपको देखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स मीनिंग अक्सर वर्ड्स का जानते तो होते हैं, मुझे लगता है कि सबको पता होगा इनएबिलिटी का मीनिंग क्या है, डिसएडवांटेज या इनकैपेसिटी या हैंडीकैप का मीनिंग क्या है, लेकिन उसका जो यूज़ है, कहाँ यूज़ होता है, ये नहीं जानते हैं। और ये क्यों नहीं जानते हैं, इसकी एक बड़ी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि वो रीड नहीं करते। दे डोंट रीड पैसेजेस, आर्टिकल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर। वर्ड को रटने का नहीं होता है फ्रेंड्स, मानो मेरी बात। वर्ड को आप रट के याद रख सकते हो पर उसका यूज करना होगा तो उसके लिए आपको रीडिंग करनी होगी। आप रीडिंग करेंगे
तभी आपको पता चलेगा कि इनएबिलिटी को कहाँ यूज करना है और इनकैपेसिटी को कहाँ यूज करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इस बात को मार्क कर लो। अगर आप ऐसा कर पाए तो कभी भी लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि एबिलिटी और कैपेसिटी में क्या अंतर है सर, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। आप खुद समझ जाओगे, अंदाज़ा लगा लोगे, आपका कॉमन सेंस खुद बता देगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। ये तब होगा जब आप रीडिंग करोगे। चलिए, तो इनएबिलिटी का मतलब क्या है? तो आप यहाँ देखिए, ये वर्ड एबिलिटी से बना है, एबिलिटी, और इसमें इन लगा हुआ है, तो इन मतलब नो, तो ये नेगेटिव हो गया, नो एबिलिटी। इनएबिलिटी का यूज होता है जब आप फिजिकली किसी काम को करने में असक्षम हो, वहां पे इनएबिलिटी का यूज होता है। ठीक है। डिसएडवांटेज का मतलब आप जानते हैं, किसी चीज का नुकसान डिसएडवांटेज है, यानी हानि कह सकते हैं। इनकैपेसिटी ये होता है असक्षम, किसी चीज में असक्षम हो। खासकर ये तब यूज होता है जब आप कोई काम, जैसे कि अभी ये रूम है, इस रूम कोई कमरा है, तो उस कमरे में कितने लोग बैठ सकते हैं? मान लीजिए कमरे में 100 लोग बैठ सकते हैं, तो हम ये कहते हैं कि कमरे में 100 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। तो ये कैपेसिटी और इनएबिलिटी का डिफरेंस हो गया। अक्सर लोग पूछते हैं कैपेसिटी और एबिलिटी में क्या डिफरेंस है। तो कैपेसिटी मतलब किसी चीज़ की क्षमता, इस बॉटल में 100 मिलीग्राम चीज़ें आ सकती है, या इस बॉक्स में 2 किलो आम आ सकते हैं, तो ये जो है कैपेसिटी जाहिर करता है। ठीक है, तो ये अलग वर्ड हो गया। हैंडीकैप का मतलब होता है किसी चीज़ में आपको हेजिटेशन है, थोड़ा अजीब लग रहा होगा पर हेजिटेशन भी इसका मीनिंग आता है। हेजिटेशन है जिस वजह से वो आपके लिए क्या हो गया, बाधा हो गया। तो हैंडीकैप का एक सेंस आप बाधा ले सकते हैं। जी हाँ, हैंडीकैप मतलब बाधा। अब हमने सबका मीनिंग क्लियर कर लिया। ठीक है, ये हो गया आपका अयोग्यता, ये हो गया हानि, ये हो गया असक्षमता, और ये हो गया बाधा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हेल्प कैसे मिलेगा। तो यहाँ बात हो रही है इकोनॉमिक की। इकोनॉमिक जो बात हो रही है कि कंट्री फेल हो जाते हैं इकोनॉमिक में, तो ये कैसे होते हैं? तो कंट्री बाधा की वजह से फेल होते हैं, असक्षमता की वजह से फेल होते हैं, हानि की वजह से फेल होते हैं, या अपनी अयोग्यता की वजह से। तो अक्सर अब देखिए, अब हम यूज करेंगे वो दूसरा चीज़, कॉमन सेंस, कि जो भी कंट्री या कोई भी बिजनेस तभी फेल होता है जब उस बिजनेस के या उस कंट्री के लोग काम को करने में इनेबल होते हैं, असक्षम नहीं, अयोग्य होते हैं। वो उस योग्य होते ही नहीं है, इतना कॉम्पिटेंट होते ही नहीं है कि काम को कर सके। तो इनएबिलिटी की वजह से ही कोई इकोनॉमिकली फेल हो जाता है। ठीक है, या फिनेंशियली फेल हो जाता है, या किसी भी काम में वो फेल होता है। अगर आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, आप कोई काम नहीं कर सकते। तो फेलियर का जो मेन रीज़न होता है वो इनएबिलिटी होता है। अगर आप लाइफ में फेल हो रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर इनएबिलिटी है, अयोग्यता है। अपने आप को पहले योग्य बनाओ, फिर आप काम करो, देखो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे हमने किसका इस्तेमाल किया? हमने वो कैप का इस्तेमाल किया, पहला वो कैप का, और दूसरा हमने फिर कॉमन सेंस से इसके अंदर जो सुटेबल वर्ड था उसको छाट लिया। कितना सुटेबल है गारंटी नहीं है, पर इतना तो तय है कि दिल आपका मान जाएगा कि हम 95% सही जा रहे हैं। क्लियर? चले आगे बढ़े आते हैं। यहाँ लिखा है टू इवॉल्व अ जुडिशियस मिक्सचर ऑफ। दोस्तों यहाँ मिक्सचर की बात हो रही है। ठीक है, खालिस्तान के पहले मिक्सचर आए, तो मिक्सचर होने के लिए, किसी भी चीज़ को मिक्स करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो एक यहाँ आपको दिया हुआ है एक्सपोर्ट, अब एक और चीज़ आपको चाहिए। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि क्या आंसर होगा, कितना ही आसान है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग नो ग्रामर, नो वोकैबुलरी, कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे। कॉमन सेंस कह रहा है कि एक्सपोर्ट के साथ क्या मिक्स होगा, इम्पोर्ट मिक्स होगा। वो इसलिए भी क्योंकि यहाँ एंड लगा हुआ है, और एंड हमेशा दो समान चीज़ों को जोड़ता है। जैसे हम बोलते हैं ना, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस है। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। क्लियर है? तो हमने इम्पोर्ट ले लिया और एक्सपोर्ट तो ऑलरेडी था ही। और यहाँ पे कोई साइंटिफिक इन्वेंशन या और एक्सपोर्ट यहाँ तो दिया हुआ पहले से, तो ये ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके 3 छड़ गए, क्योंकि यहाँ साइंस की कोई बात नहीं हो रही है। जब साइंस की बात नहीं हो रही है तो इन्वेंशन की बात नहीं हो रही है। तो आप यहाँ पे पहले ये काम करके इन एलिमिनेट इसको कर सकते थे। साथ ही साथ ये भी एलिमिनेट हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि
ये एक्सपोर्ट ऑलरेडी दे चुका है, तो बचता है इम्पोर्ट। ठीक है, तो अगर आप एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट करने के लिए भी आपको कॉमन सेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रामर, वोकैब और कॉमन सेंस, ये तीनों चीज़ों के सहयोग से हम क्लोज टेस्ट बनाते हैं। तो ग्रामर कहाँ मिलेगा? ग्रामर आपको बुक में मिलेगा। वोकैब कहाँ मिलेगा? बुक में मिलेगा। और कॉमन सेंस कहाँ मिलेगा? दोस्तों, ये किसी बुक में नहीं मिलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो लाइन है इसी पैराग्राफ का, जाम्बिया विच ऑन इम्पोर्ट्स। अब देखिए, हम लोग यहाँ खालिस्तान के बाद देख रहे हैं ऑन लगा हुआ है। अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन सा ऐसा वर्ब है या वर्ड है जो ऑन लेता है। तो मुझे लगता है कि एक कैरी है जो ऑन लेता है और एक बैंक ऑन लेता है। ये ऑन नहीं लेता, ये ऑन नहीं लेता। ठीक है, अगर लेता भी है तो मीनिंग से यहाँ छड़ जाएगा। तो जाम्बिया शहर की बात हो रही है। जाम्बिया रिलाई, यहाँ पे बात हो रही है भरोसा की, कि जाम्बिया जो इंपोर्ट बिजनेस पर क्या करता है? निर्भर करता है। कैरी ऑन का मतलब होता है किसी चीज को कंटिन्यू रखना। तो यहाँ पे कंटिन्यू रखने की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है निर्भरता की। जाम्बिया विच बैंक्ड ऑन इंपोर्ट्स आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस, कि जाम्बिया जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद उसकी निर्भरता इंपोर्ट बिजनेस पर हो गई। ठीक है, यानी वो चीज़ों को इंपोर्ट करने लगे, उसके ज़्यादातर संसाधन इंपोर्ट होने लगे। ये ऐसा हुआ इंडिपेंडेंस के बाद। तो वो इंपोर्ट पर बैंक ऑन करने लगी, यानी बैंक ऑन का मतलब होता है रिलाई करना, किसी पर टिक जाना, भरोसा करना। ठीक है, तो यहाँ पे विच क्या आ गया? विच के बाद बैंक आ गया। अब यहाँ लिखा है 20 ईयर्स। तो दोस्तों अब यहाँ थोड़ा ग्रामर का यूज होगा। खालिस्तान के पीछे ईयर्स लगा हुआ है, तो हमने पढ़ा है कि अगो का जो यूज होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जी हाँ, आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, जहाँ पीरियड ऑफ टाइम होता है वहाँ अगो लगता है। तो 20 ईयर्स अगो, ये बिल्कुल एक बार में चला गया। ठीक है, 20 ईयर्स अगो, 5 डेज अगो, 5 वीक्स अगो, यानी 20 साल पहले। ठीक है, तो यहाँ पे अगो आ गया और आसानी से आ गया। अर्लियर नहीं आएगा, सिंस नहीं आएगा, लेटर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 20 ईयर्स लगा हुआ था। तो बिल्कुल ही आसानी से हमने समझ लिया कि अगो हो जाएगा। हैज़ डिप्लीटेड, डिप्लीट मतलब कम होना या घट जाना। 50% ऑफ इट्स नेशनल, कहता है कि घट गया है 50% इसका राष्ट्रीय। अब क्या राष्ट्रीय? राष्ट्रीय क्या? हम सोचेंगे क्या? राष्ट्रीय कैपिटल, राष्ट्रीय डिपॉजिट, राष्ट्रीय इनकम या राष्ट्रीय क्रेडिट। तो आपने सुना होगा नेशनल के साथ क्रेडिट नहीं होता है। नेशनल क्रेडिट मैंने तो नहीं सुना, मेरा कॉमन सेंस इजाजत नहीं दे रहा। नेशनल इनकम होता है, बिल्कुल होता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन क्या यहाँ होगा? देखेंगे। लेकिन यहाँ नहीं होगा, नेशनल इनकम नहीं होता है। हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति के इनकम की बात कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय होता है, पर यहाँ पर अब ये देख लीजिए कि जो बात हो रही है कि 20 सालों में उसका जो 50% नेशनल घटा है। तो क्या घटा है? इनकम किससे बनता है दोस्तों? वो बनता है कैपिटल से। अगर आपके पास अच्छी कैपिटल है तभी तो इनकम होगी। ठीक है, अच्छी कैपिटल है, अच्छी पूंजी है, कहते हैं जितना आप पूंजी लगाएंगे उतनी कमाई होगी। तो इनकम तब घटता है जब आपका कैपिटल कम होता है। अगर कैपिटल ज़्यादा है तो इनकम भी ज़्यादा होने की संभावना है। तो इसलिए इनकम यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नेशनल के बाद कैपिटल ही सुटेबल वर्ड है। डिपॉजिट, तो भाई डिपॉजिट बैंक में होता है, देश में नहीं होता। चलिए, तो राष्ट्रीय पूंजी की बात हो रही है कि क्या घट गया? 50% राष्ट्र की पूंजी घट गई है। क्लियर है? तो यहाँ हो गया बैंक ऑन, यहाँ हो गया 20 ईयर्स के साथ अगो, क्योंकि 20 ईयर्स जो पीरियड ऑफ टाइम है ये अपने साथ अगो लेगा। और यहाँ पे नेशनल कैपिटल होता है, राष्ट्र की पूंजी घटती है, इनकम बाद में घटता है, पहले पूंजी कम होती है। क्लियर है? चले फिर लास्ट लाइन हम लोग देख लेते हैं। इन द लास्ट लाइन, वेयर है साउथ कोरिया विच स्टार्टेड इट्स, देखिए इट्स आया है, इट्स भी एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है और इसके आगे हमें नाउन चाहिए। आइए नाउन ढूंढ लेते हैं। फिनेंशियल, ये नाउन नहीं है। फिजिकल, ये नाउन नहीं है। इकोनॉमिकल, ये नाउन नहीं है। इकोनॉमिक, ये भी नाउन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ तो कोई भी नाउन नहीं, तो फिर कैसे क्या होगा? चलिए फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेते हैं। कॉमन सेंस ये कह रहा है, यहाँ आगे लिखा है डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के पीछे क्या लगेगा? फिनेंशियल डेवलपमेंट हो सकता है, पर यहाँ साउथ कोरिया यानी कंट्री की बात हो रही है, कंट्री का फिनेंशियल नहीं होता है। ठीक है,
कंट्री का फिनेंशियल नहीं होता है। फिनेंशियल किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए हो सकता है, कंपनी के लिए हो सकता है, लेकिन कंट्री के लिए फिनेंशियल वर्ड यूज नहीं करते, तो ये नहीं होगा। फिजिकल, फिजिकल का मतलब होता है किसी एक साल के अंतर्गत आपने जितना भी बिजनेस किया है उसका जो भी आमदनी और खर्च है उसको फिजिकल ईयर कहा जाता है। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर एक साल की बात नहीं हो रही है। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिकल। इसका मतलब होता है कंजूस, मितव्ययी हिंदी में कहते हैं, जो पैसे बड़ी केयरफुली खर्च करता है। तो यहाँ किसी कंजूस व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन? इकोनॉमिक। जी हाँ, इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे साउथ कोरिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है। इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था। तो देशों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, फिनेंशियल या फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होती है। क्लियर है? कॉमन सेंस की बात है और कुछ नहीं। तो थोड़ा सा वोकैब का सहारा लिया हमने, प्लस कॉमन सेंस लगा लिया, काम हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ देखिए लिखा हुआ इन 50s। तो 50s के पहले क्या लगेगा? अगर आप फिर से कॉमन सेंस लगाना चाहें तो लीजिए, इन आ जाएगा। आपने हमेशा देखा होगा इन द 50s, इन द 20s, इन द 90s, ठीक है। तो ऐसा हम लोग बोलते हैं इन द। तो एक्चुअली जो ईयर होते हैं, अपने अगर प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ा है तो ईयर के पहले इन लगाते हैं, ठीक है। जैसे इन 1990 में ऑन तो नहीं लगाते। तो यहाँ पे भी 50s क्या है? ईयर ही है, यानी 1950 के दशक की बात हो रही है। तो क्या लगेगा? इन लगेगा। तो ग्रामर से एकदम क्लियर हो गया कि यहाँ पे इन लगेगा। सिंपल है, इन द 50s, क्योंकि ईयर के पहले, मंथ के पहले, इन जुलाई, इन जनवरी, इसमें हम लोग इन लगाते हैं। हमेशा याद रखिएगा इन चीज़ों को। यही छोटी छोटी जानकारी आपको पैसेज, क्लोज टेस्ट या रीअरेंजमेंट में बहुत ज़्यादा काम आती है। इसलिए ग्रामर को बस ये मत समझिए कि ये सिर्फ कॉमन एरर को बनाने के लिए काम आता है या फिल इन द ब्लैंक्स। जी नहीं, भूल कर भी ऐसी बात मत समझिएगा। ये बहुत ही एक्सपेंडेड फॉर्म में यूज़ होता है, आप देख सकते हो। चले आगे बढ़ जाते हैं। इक्वलाइजिंग हाई एक्सपोर्ट्स, हाई इम्पोर्ट्स। अब यहाँ पे देख लीजिए, खाली स्थान के पहले इक्वलाइजिंग है और ऑप्शन में प्रीपोजिशन दिया हुआ है। तो इक्वलाइजिंग के साथ, एक्सपोर्ट के साथ तो कोई प्रीपोजिशन नहीं जाता है, इक्वलाइज के साथ जाएगा। तो जैसे आप पढ़े होंगे, कंपेयर होता है वर्ड, कंपेयर के साथ हम प्रीपोजिशन लगाते हैं, दो लगता है, एक टू लगता है, एक विद लगता है। इसी तरह इक्वलाइज यानी बराबर करना, इसके साथ भी प्रीपोजिशन विद लगता है, ठीक है। तो इक्वलाइजिंग हाई एक्सपोर्ट्स विद हाई इम्पोर्ट्स, कि हाई एक्सपोर्ट्स के साथ साथ हाई इम्पोर्ट दोनों को जो है बराबर कर देना। क्लियर है? तो यहाँ पर इक्वलाइज करने की बात हो रही है। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है साउथ कोरिया उसने बराबर कर दिया। ओके, एंड आगे बढ़ जाते हैं। आगे लिखता है इज वन ऑफ द नेशंस टुडे। द आया है खालिस्तान के पहले, जिसके पीछे आपको क्या चाहिए? द के पीछे आपको चाहिए नाउन, ठीक है। चलिए, तो दा के पीछे नाउन चाहिए, पर यहाँ पे नाउन तो कोई नहीं है, तो फिर क्या लिया जाए? तो ऐसा है कि नाउन दा के पीछे नहीं, दा के आगे चाहिए। जी हाँ, दा के आगे नाउन चाहिए और यहाँ पे आपको क्या चाहिए? एक एडजेक्टिव चाहिए। तो ये सारे एडजेक्टिव हैं। अब है कि कौन सा होगा। मीनिंग वाइज हम जा सकते हैं, लेकिन कॉमन सेंस लगाएं तो और अच्छा है कि नेशन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं। तो पहले देखें, रिचेस्ट मतलब अमीर, इनोवेटिव मतलब क्या होता है? बढ़िया, उत्तम, या फिर न्यू भी कह सकते हो, जो नई नई चीज़ों का आविष्कार करता हो, नई नई चीज़ें बनाता हो, उसको इनोवेटिव कहते हैं। प्रोलिफिक मतलब जो प्रोडक्टिव हो, फायदेमंद हो, जिससे कुछ लाभ होता है। एडवांसिंग मतलब विकासशील कह सकते हो। तो यहाँ पर साउथ कोरिया को कैसा देश कहा जा रहा है? प्रोलिफिक। साउथ कोरिया प्रोलिफिक कंट्री नहीं है, क्योंकि प्रोलिफिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिससे आपको फ़ायदा हो। तो साउथ कोरिया से आपको क्या फ़ायदा होगा? इनोवेटिव का मतलब हो गया नई चीज़, तो यहाँ किसी नई चीज़ की बात नहीं हो रही है। एडवांसिंग की भी बात नहीं हो रही है, क्योंकि हम डेवलपिंग यूज़ करते हैं, एडवांसिंग कंट्री के लिए यूज़ नहीं करते। तो बचा कौन? रिचेस्ट। जी हाँ, तो यहाँ हो गया इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट नेशंस टुडे, कि जो साउथ कोरिया है वो आज अमीर देशों में से एक देश है, तो ये रिचेस्ट होगा। दैट्स ऑल दोस्तों। तो आज आपने देखा कि किस तरह से हम लोग क्लोज टेस्ट को बनाते हैं बाय यूजिंग ग्रामर, वोकैबुलरी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन सेंस। अगर आपने इन बातों को अच्छे से समझ लिया है तो आपके लिए क्लोज टेस्ट बनाना आज के बाद बेहद आसान हो जाएगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। मैं दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चन लेकर आऊँगा ताकि और अच्छे से इसको
क्लियर कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, एक चीज़ और है कि आप प्रैक्टिस करते रहें। क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट, पैसेज ये कोई एक दिन करने की चीज़ नहीं है, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्रैक्टिसिंग फॉर टिल देन गुड बाय, थैंक यू।